नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम मुकामी सतह की जो खबरें होती हैं, इलाकाई सतह की जो खबरें होती हैं, कौमी सतह की खबरें और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं उससे आपको वाकिफ़ करवाते हैं, उन खबरों पर तबसरा भी करते हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है तो आपको बता दूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नई हुकूमत तश्कील पा गई है और इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह हैं। 60 साल तारिक रहमान जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की के बेटे हैं और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान खालिदा ज़िया का 82 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। तो बहरहाल बीएनपी यानी तलबा ने जब खालिदा हसीना शेख हसीना वाजिद के हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया, फिर उनके हुकूमत को ज़वाल से दो चार कर दिया, तो उसके बाद आपने देखा कि 18 माह बाद ये इंतखाबात हुए हैं और मोहम्मद यूनुस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, निगरान हुकूमत के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे और नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस ने एक बहुत अच्छा काम किया और उस बारे में लोग मुतमईन भी दिखाई देते हैं। जहाँ तक बांग्लादेश के इंतखाबात का सवाल है, आपने देखा कि बांग्लादेश के 300 रुकनी पार्लियामेंट के लिए इंतखाबात हुए थे, जिसमें बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीएनपी और उसके इत्तेहादियों ने 299 में से, या वैसे तो 300 पार्लिमानी नशस्तें हैं, लेकिन उम्मीदवार के एक उम्मीदवार के इंतकाल के बायस एक हल्के के जो इंतखाबात थे उसे मनसूख करना पड़ा था, मुलतवी करना पड़ा था। तो बहरहाल 299 में से बीएनपी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने 209 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की और 68 नशस्तों पर जमात इस्लामी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके और बीएनपी के वोटों में सिर्फ 1% का फ़र्क होगा, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाया गया है। और अच्छी बात ये हुई है कि बांग्लादेश के जमात इस्लामी जिसने 68 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की और जिसे उम्मीद थी कि वो इस मरतबा हुकूमत बनाएगी, लेकिन हुकूमत तो नहीं बना सकी। ताहम अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर जो तारिक रहमान है वो ख़ुद बांग्लादेश के जो अमीर है जमात इस्लामी के, उनके घर पहुँच गए, उनसे मुलाकात की। और एक अहम बात ये हुई कि जमात इस्लामी के एक बैरिस्टर हैं, उन्होंने उस उम्मीदवार के घर पहुंचकर उसकी मां से मुलाकात की और रोने लगे फूट फूट कर, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने मुकाबला किया था और जिसे उन्होंने शिकस्त दी थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप ये देखना चाहिए कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं, यानी आप देखिए अखलाकी इक़दार हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तो बांग्लादेश में बता दूँ कि सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 60 साल तारिक रहमान को और उनके अरकान पार्लियामेंट को हलफ दिलाया और तमाम अरकान पार्लियामेंट को आज हलफ दिलाया गया है। और इस तकरीब हलफ बर्दारी में आपको बताना ज़रूरी है कि हुकूमत हिंद की जानिब से अगरचे दावतनामा मौसूल हुआ था वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, लेकिन हुकूमत हिंद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चूँकि यहाँ पर AI जो समिट है 2026 उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और आप देखेंगे कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को बांग्लादेश रवाना किया था। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। और आपको ये बता दूं कि बीएनपी के 4 गैर मुस्लिम, 2 हिंदू हैं और 2 बुद्धिस्ट हैं, अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि बीजेपी से लाख दर्जे बेहतर हुआ है वहाँ। बहुत बेहतर है रियाज साहब, अगर देखा जाएंगे बिल्कुल। और मैं ये भी कहूँगा कि बड़ा पीसफुल था इलेक्शन ये, और ज़्यादा ये लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी जो है ना मारपीट मारधाड़ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुरसुकून अंदाज में और एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके आए हैं ये। और इंडिया को भी इसलिए सुकून हुआ कि एक सेकुलर गवर्नमेंट बनने जा रही है, वरना इंडिया परेशान था कि कहाँ ये जो है ना जमात इस्लामी आ जाएगी, फिर उसको पाकिस्तान की सपोर्ट है, तो ये लोग बहुत परेशान बैठे हुए थे जनाब। लेकिन वहाँ पे एक मोतदिल हुकूमत बनी है और उनका जो टोन ऐसा है जो तारिक रहमान का, कि वो सबसे जो है ना मतलब ये कि मिलजुल के काम करेंगे और कोई जो है ना उसमें रखावत नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, इंतकामी सियासत नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं। ये बहुत मेरे को अच्छा दिखा कि वहाँ पे मतलब उनकी जो अप्रोच है, और वो क्वालिफाइड है, समझदार हैं कि इस वक्त बांग्लादेश को किस डायरेक्शन में, किस सिमत में ले जाना है उनको मालूम है। क्योंकि बांग्लादेश के अतराफ़ में मालूम है ना, चाइना है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, सारे जो है ना कंट्रीज़ हैं, तो उसके हिसाब से कैसा लेके चलना है वो उनको मालूम है। और बहुत ही पीसफुल तरीके से वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप जानते हैं वहाँ के रेवोल्यूशन में जो जेन ज़ी की तरफ से जो है ना वहाँ पे रेवोल्यूशन लाया गया था, और वहाँ के जो यंग जनरेशन है वो लोग भी इनको लाइक करते, वो लोग चाहते थे कि ये जो है ना वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बने। वो लोग चाहते थे, जब आए थे उन्होंने उसी से मालूम हो रहा था
जिस तरीके से उनका इस्तेकबाल किया गया, एयरपोर्ट से लाया गया उनको, जी। उससे पता चल रहा था कि कितनी पब्लिक जो है ना उनको लाइक करती है। तो ये जो है ना बहुत बड़ा जो है ना मतलब एक अच्छा इंडिया के लिए भी पुरसुकून माहौल है, क्योंकि इंडिया काफ़ी परेशान बैठा हुआ है कि देखेंगे इनसे ताल्लुकात कैसे होते हैं, इनका अप्रोच क्या होता है और ये किधर किस डायरेक्शन में जाते हैं। क्योंकि अभी सो राइट नाउ उनका जो प्रॉब्लम है, उनको सबको बैलेंसिंग से लेके चलना है। उधर चाइना भी है इन्वॉल्व, ठीक है, उधर पाकिस्तान है, इंडिया है, सबको लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी स्ट्रेटेजिक जो है ना, अगर देखा जाए तो सारी इन्हें कंट्रीज़ की सरहदें मिलती हैं, बहुत ही जो है ना ये इंपॉर्टेंट प्लेस है अगर बांग्लादेश जोग्राफी एतबार से, जोग्राफी एतबार से। और अब जो है ना और बात, और ये जहाँ तक ये मामला है बांग्लादेश दरअंदाज है, ये है, ये तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी का खेल है, ये पॉलिटिक्स है कि बात करी कि लोग कुछ टॉपिक नहीं मिला तो बोलते मगरबी बंगाल में जो है ना बांग्लादेशी घुस के आए हैं, आसाम में घुस के आए हैं। मालूम है ना आपको किस तरह से बकवास करते रहते हैं। जब घुस के आ रहा है आदमी तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ के फिर आप रोकिए ना, बॉर्डर पे फिर आपकी तो सिक्योरिटी है ना, फिर रोकते क्यों नहीं आप जाना। तो ये सब जो है ना ऐसी बातें होती हैं। तो मेरे ख्याल से ज़रा पुरसुकून अंदाज में उनको बहुत लेके चलना ही है। इंडिया से भी बहुत मिलजुल के उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि शेख हसीना यहाँ पे मौजूद है, वो ट्राई करेंगे बिल्कुल सबोताश करने के लिए गवर्नमेंट को। और ये लोग जो है ना पनाह दिए हुए हैं, ये लोग बहुत लाइक करते हैं शेख हसीना को, मालूम है ना, उसको रखे हुए हैं इधर। तो उसको भी जो है ना वो मसले को भी बहुत ही एहतियात से हैंडल करने की ज़रूरत है। अब जो तारिक रहमान की बात करो मैं, बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्डन सर्च का एहतमाम किया जा रहा है। और इस कॉर्डन सर्च के दौरान जो गैर समाजी अनासिर हैं या गुंडा अनासिर हैं या फिर आप देखेंगे कि चोर मवाली हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है, गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। इसके अलावा इवन गैस सिलेंडर्स भी जब्त किए जा रहे हैं। ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हैदराबाद में हद से ज़्यादा क़याम के पादाश में कम अज़ कम 23 बैरूनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने ये बात बताई है। और आपको बता दूं कि गोलकुंडा जोन पुलिस ने पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 1 और 4 और IAS कॉलोनी और हकीमपेट जो हैं वहाँ पर ये कॉर्डन सर्च किया। इस कॉर्डन सर्च में 250 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया और गाड़ियों की तलाशी ली। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 दो पहियों की गाड़ियाँ जब्त की हैं, यानी 2 व्हीलर्स जब्त किए हैं और 9 गैस सिलेंडर्स जब्त किए हैं और 53 जो है 53 शराब की बोतलें भी जब्त की हैं। तो ये ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि आप कॉर्डन सर्च कर रहे हैं, लेकिन कॉर्डन सर्च के नाम पर लोगों को सताना या फिर शहरियों को परेशान करना ये ठीक बात नहीं है। जी हाँ साहब, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत देखिए ये ट्रेडिशनल है, ये सब चलते रहता। सब में पहले आप ये बताइए, इतना होने के बावजूद भी क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? ये तो फॉर्मेलिटी है, गार्डन सर्च जो होता है ये एक फॉर्मेलिटी है, आप कंप्लीट करें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना क्राइम्स का कोई नहीं है और बराबर मर्डर्स हो रहे हैं शहर में जो है ना। जी। और आप बोलते हैं कि हम जो है ना रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है काउंसलिंग करके बताइए? उन्हें जेल से निकलते फिर दोबारा मर्डर करता है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है ये बताइए। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है। और एक साइबर क्राइम्स का जो बढ़ता हुआ जो रेशियो है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, वो बताइए ना। साइबर क्राइम्स के लिए कार्डन सर्च तो आप पर्सनली जाके कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इलाकों में कर रहे हैं जहाँ बिल्कुल स्लम एरिया है, वैसे जाके कर रहे हैं। लेकिन आप जो है ना साइबर क्राइम के लिए क्या कर रहे हैं वो बताना होगा पुलिस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है राइट नाउ। इन्हें अच्छे क्वालिफाइड लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और कैसा है लोग ब्लैकमेल करें आपको तो मालूम है ना। जी हाँ, जी हाँ। पैसे के उस पर जो है ना कितना जो है ना सता रहे हैं लोगों को, लाखों करोड़ों रुपया जो है ना ये लोग जो है ना ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं बैंक अकाउंट से जो है ना। तो इसके बारे में कोई ठोस तरीके से सिस्टम बनाना चाहिए ताकि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके, और इसके लिए एक्सपर्ट्स को लिया जाए, लेके जो है ना उनसे सोल्यूशन मांगे, क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए कैसा इसको कम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि कार्डन सर्च कर लिया आप, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है साइबर क्राइम्स को कैसा कंट्रोल करेंगे। और अब ये रॉडी शीटर्स का जो मामला है उनको जो है ना आप काउंसलिंग करते वो करते दोबारा फिर मर्डर करता है। मर्डर केसेस तो बराबर जारी है शहर में जो है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, जो है ना कैमरे हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, सब कुछ है, बुलाते हैं जाके उनको जो है ना काउंसलिंग की जाती है, उनकी सब की जाता है, लेकिन क्राइम्स कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? पे सवाल ये पैदा होता है ना ये सब, ये भी है ना। हाँ, बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक ये साइबर क्राइम हमारे कार्डन सर्च का सवाल है, तो सारे कार्डन सर्च के ज़िम्मन में पहले भी बहुत ज़्यादा कार्डन सर्च किया गया और उसके बाद ये सिलसिला रुक गया था, फिर एक मरतबा कार्डन सर्च किया जा रहा है। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात तो पेश आते रहेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम
यानी हैदराबाद में अमन कायम क्यों नहीं होता। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कत्ल गारतगिरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और हैदराबाद में एक और नया वो देखिए गन कल्चर भी शुरू हो गया है। और मैं समझता हूँ कि जो बैरूनी रियासत के बाशिंदे आ रहे हैं, यानी बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मगरबी बंगाल के, उड़ीसा के और दूसरी जगह के जो बाशिंदे हैं, वो यहाँ के रिवायतों को, यहाँ के अमन और अमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि बैरूनी बाशिंदे जो हैं रियासत के, वो आकर यहाँ पर 2 नंबर का कारोबार कर रहे हैं, मिलावट शुदा अशिया फरोख्त कर रहे हैं। खुद बेगम बाज़ार की मिसालें पेश की जा रही है। अगर बेगम बाज़ार की तलाशी ली जाती है, कार्डन सर्च दुकानों का किया जाता है, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है और दूसरे जो महकमे हैं, वो तमाम मिलकर एक मुत्तहिदा टीम बनाकर अगर बेगम बाज़ार का दौरा करते हैं, तो यकीन मानिए कि वहाँ पर जो नकली या फर्जी चीज़ें, मिलावट शुदा चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, उसका बासानी पता लगाया जा सकता है। वरना ये जो चीज़ें हैं इंसानों को हलाक करने के लिए काफ़ी है। कई टन से रियाज साहब, कई टन्स में जो है ना जब्त की जा रही है मिलावटी जो अशिया भी है, इंसान जो खाता है। जी जी, आप घी ले लो, अदरक लहसुन ले लो, तेल है, हर चीज़ मिलावटी जो है ना मिल रही है मार्केट में। तो इसको क्वालिटी कंट्रोल वाले कौन है चेक करने वाले, ये बताइए क्यों हरकत में नहीं आता ये डिपार्टमेंट जो है ना। जी जी, इतनी इन्हीं टनों से जो है ना मिल रहा है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है खाली है। इसके हट के अंदर और जो चल रहे हैं, फैक्ट्रीज बने हुए बाद हफ्ता, तो इसके लिए क्या करें हम। सीधा सीधा जो है ना आप आवाम को मार दे रहे हैं, मर जा रहे हैं लोग खा के। इतनी गंदी गंदी चीजें उसमें मिक्स कर रहे हैं मिलावट में, क्या आप जिसका तस्वुर नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री क्या करे, ये एक डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर ये चीज़ें चेक करने का। वो लोग क्या नींद में है, सो रहे हैं, क्या करें बताइए। आवाम बेचारी भोली भाली आवाम है, खरीद लेते हैं मार्केट से, सस्ती चीज़ समझ के खरीद लेते हैं जो है ना। इतनी गंदगी, इवन चाय की पत्ती तक आपको असली नहीं मिल रही, मालूम आपको। इतने सारे आपके दुकान है, लेकिन चाय की पत्ती भी असली नहीं है आपकी मार्केट में जाना। बहुत अफसोस की बात है। मिर्ची, नमक, हर चीज़ आप ले लो, मदनी एशिया में मिलावट आपको मिलेगी। अरे मोहब्बत में मिलावट है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये क्या है बताइए जरा। जी, बरहानी एक और खबर की जानिब हम चलते हैं और आपको अच्छी तरह बताते हैं कि किस तरह जीएचएमसी को 3 यानी कारपोरेशंस में तकसीम किया गया। हुकूमत ने इस सिलसिले में आपको बता दूं कि आर्डर नंबर 55 जारी किया, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे यानी जीएचएमसी बना, फिर उसके बाद दूसरा जो है मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना, तीसरा जो है साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना तो दी हुकूमत ने। इस सिलसिले में आर्डर नंबर 55 भी जारी कर दिया है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश, अब जो है हैदराबाद जो है हाईकोर्ट से रुजू हो गया, यानी गवर्नमेंट के को नोटिस दी गई है हाईकोर्ट की जानिब से। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक इस नोटिसों का सवाल है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस परेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन के ज़ैर क़यादत डिवीज़न बेंच ने इन 2 रिट पिटिशन्स की समाअत की, कबूल की। और आपको ये बता दें कि ये 2 रिट पिटिशन है, एक बिजनेसमैन है आर लक्ष्मण और दूसरे बिजनेसमैन है राजम्मी राजू। इन दोनों ने ये 2 रिट पिटिशन दाखिल किए थे और कहा था कि उन्होंने तेलंगाना म्यूनसिपैलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2026 और के जवाज़ और तेलंगाना म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2019 पर सवाल उठाया था, और उसके जवाज़ पर भी सवाल उठाया था। और आपको ये बता दें कि दस्तखत गुजारों ने यह भी कहा था कि जीएचएमसी की 3 हिस्सों में तकसीम, यानी जीएचएमसी और साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम दरअसल दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, और दस्तूर की दफ़ा 14, 19 और 21 की सरी खिलाफ वर्जी है करार दिया उन लोगों ने। अब देखना यह है कि इन दोनों जजेस ने, चीफ जस्टिस परेश कुमार सिंह ने और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन ने हुकूमत को यानी जवाबी हलफनामा दाखिल करने या काउंटर एफिडेविट दाखिल करने की हिदायत दी है। ऐसा पहले ये बताइए कि इनको डिवीजन करने का मकसद क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइड करने का। जी जी, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। हाँ देखिए, पहले जो था 650 मुरब्बा मीटर यानी किलोमीटर तक ये आपका ये दायरा था, दायरा इख्तियार था जीएचएमसी का। अब जब 27 बल्दियात को इसमें जम कर दिया गया, जम करने के बाद 2053 मुरब्बा किलोमीटर तक ये जो एरिया है वसत इख्तियार कर गया, वसत इख्तियार कर गया। लेकिन अब आपको बता दूं कि हुकूमत ने ये जवाब बताया, लेकिन बीजेपी और बीआरएस इसके खिलाफ है, कांग्रेस इसके फेवर में है। जी जी जी। तो मतलब ये कि अच्छा, एक साइड अगर देखें जाए तो इससे फायदा ही होगा ना रियासत, क्यों लेते। देखिए, जैसा आप जो है ना उसको डिवाइड करेंगे तो उसको एडमिनिस्ट्रेट इन्हें इंतजाम में आसानी होगी ना। इन्हें नो डाउट बजट भी आपको एलोकेट करना पड़ेगा 3 एरियो के लिए, लेकिन इंतजामी मामलात में आसानी होगी ना अगर आप 3 छोटे छोटे डिवीजन बना दें उसको जो है। जी, क्योंकि दिन ब दिन जो है ना एक्सपेंड हो रहा है हैदराबाद जो है ना, तो उसके हिसाब से जो है ना वो जरूरी था वो करना। तो सही है मेरे हिसाब से, मतलब है कि स्टेप जो है ना गवर्नमेंट का सही है
ताकि उसको कंट्रोल करने, इसके इंतजाम में आसानी होंगी अगर यूनिट छोटी होंगी, अगर एरिया छोटा होगा तो। मेरे ख्याल से यही मकसद है गवर्नमेंट का कि 3 हिस्सों में नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का ने जो इकदाम किया है, दरअसल कांग्रेस को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती हैं अगर जी। इसको कर्व आउट करेंगे तो। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जेएचएमसी का सवाल है, आपको ये बताना ज़रूरी है कि जेएचएमसी की जो 5 साल मियाद है वो 10 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद इसके इंतखाबात लाजमी हो जाते हैं। ऐसे में अब आप देखिए कि 3 डिवीजन यानी कॉरपोरेशन में से तकसीम कर दिया गया और ये भी कहा जा रहा है आर्डर नंबर 55 के ज़रिए कि अप्रैल तक इनके इंतखाबात भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात होते हैं, कांग्रेस ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करती है, 67% ग्राम पंचायतों पर कब्जा करती है। फिर बल्दी इंतखाबात होते हैं, बल्दी इंतखाबात में 7 कॉरपोरेशन, 116 बल्दियात होते हैं, 107 कॉरपोरेशन में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा होता है, बीआरएस का यानी करीब बीजेपी का 1 पर और सीपीआई का 1 पर कब्जा होता है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ तक बल्दियात का सवाल है, तकरीबन 77% बल्दियात पर कांग्रेस ने कब्जा किया, तो इनके हौसले मजीद बुलंद हो गए। अब जेडपीसी और ज़िला परिषद के इंतखाबात भी होने वाले हैं। यस साहब, ये देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, आप खाली नंबर पे नज़र रखे हुए हैं, खाली आप जो है ना अपने फ़ायदे के लिए जो है ना ये चीज़ कर रहे हैं। जब तक कि जो है ना हाईकोर्ट में मसला चलेगा, जी हाँ, शहरी मसाइल का कौन है, लावारिस हो गया शहर एक मानो में, इतने मसाइल से दो चार है हमारा शहर, बल्दी जो मसाइल हैं, तो जब तक वो ख़त्म पूरा पेंडिंग हर माह मिला ऐसे रहेगा शहर की हालत। बताइए, आपकी नज़र सीटों पे है, आप जो है ना वोटों पे नज़र है आपकी, ठीक है वो सब सही है अपनी जगह, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, लेकिन जब तक शहरियों का हाल क्या होगा ये बताइए मुझे। जी जी, ये पेंडिंग अगर रहेगा चलेगा केस, जबकि इमीडिएटली इलेक्शन चाहिए। शहर के हालात इतने बदतर हो चुके हैं शहरी तौर पे, आप देखेंगे गंदगी, ये जो है ना रोडों का हाल, कचरे के अंबा, कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का जाना। तो वैसे में अगर ये डिले होता है तो आप बताइए कितने मसाइल का शिकार हो जाएगा हमारा शहर हैदराबाद जो है ना, खूबसूरत शहर जिसको आप कहते हैं जो है ना। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जीएचएमसी का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 10 फरवरी को जीएचएमसी की मियाद ख़त्म हो चुकी है और आरवी कर्नन जो हैं कमिश्नर जीएचएमसी, वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि स्पेशल ऑफिसर जयेश रंजन को मुकर्रर किया गया है इन तीनों कॉरपोरेशंस के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जयेश रंजन जो है हमारे आईटी इंडस्ट्री वगैरह सब वही देखते हैं, सीनियर आदमी और है, बहुत सीनियर तजुर्बेकार आदमी हैं। तो इस तजुर्बेकार ओहदेदार की खिदमत हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूँ कि आर्डर नंबर 55 में जैसा श्रीलंगमपल्ली है, कोकटपल्ली है और खुदबुल्लापुर है, ये जो है साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है रियाज साहब, वो सब सही है अपनी जगह। आप उसको डिवाइड कर दिया है जो है ना, डिसेंट्रलाइज कर दिया है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो इसको जो है ना मेरे ख्याल से जल्द इलेक्शन यहाँ पे होने चाहिए जी। और ये जब मसला हाईकोर्ट में जाता है तो फिर ये ख़त्म हो गया, पेंडिंग पड़ गया मामला जो है ना। बताइए आप अब कब तक इसकी हियरिंग चलेगी, क्या फैसला होगा, क्या है बताइए जरा। जी जी, नहीं रुकावट पैदा होगी ना रियाज साहब। दूसरे जी हाँ, जबकि आपके देहात में डिस्ट्रिक्ट में तो आप करा लिए सब जाके करके जाना, फिर शहर का क्यों ऐसा रखे आप हाल जो है ना। शहर में तो पहले चाहिए इलेक्शन, यहाँ होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है शहर को जाना। इतना बड़ा ग्रोइंग शहर है हमारा कि इसके कई मसाइल हैं इसके, तो उसको सॉल्व कैसा करेंगे आप। आम दिनों में जो है ना कोई मसला हल नहीं हो पाता अगर आप बल्दिया में अप्रोच होते हैं सही तरीके से। तो अगर ऐसा रहा तो बताइए, यानी अवामी नुमाइंदे कम से कम अपने अपने एरिया में जाके नुमाइंदगी करके कुछ मसाइल को हल कर सकते हैं ना रियाज साहब, वो बोरों में जाना। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ अमेरिका से है। अमेरिका में आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह गन कल्चर फ़रोग़ पा रहा है, बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। और अमेरिका में गन कल्चर कोई नई बात नहीं है और बहुत पुरानी बात है। तो बहरहाल 250 साल यानी आप देखेंगे 250 साल अब अमेरिका की आज़ादी को यानी हो रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर मुख्तलिफ़ तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूँ कि गन कल्चर तो जो फ़रोग़ पाया है उससे इंसानियत पामाल हो रही है। अमेरिका में ऐस हॉकी मैच के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 3 अफराद शदीद ज़ख्मी बताए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है पुलिस के हवाले से कि ये दरअसल ख़ानदानी झगड़ा था। शौहर ने बीवी और 2 बच्चों को गोली मारी और बीवी तो मकाम वाक़े पर ही अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ये है कि बीवी और 2 बच्चों पर फायरिंग की जाती है तो ये कोई आम बात नहीं है। और अहम बात यह है सिद्दीक़ साहब कि जिसने फायरिंग की उसने ख़ुदकुशी भी कर ली है, खुद अपने आप को गोली मारकर। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हाल है। वैसे भी नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अमेरिका में जो गन कल्चर का फ़रोग़ पाना है इसके लिए रिपब्लिकन ज़िम्मेदार है। ये जो पार्टी है हमारे
डोनाल्ड ट्रंप की, वो जिम्मेदार हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए सिद्दीक साहब कि अगर गन कल्चर की बात की जाती है तो अमेरिका में हर साल 46,000 से 48,000 लोग इस गन कल्चर की वजह से फौत हो जाते हैं, गोलियों का शिकार बन जाते हैं और वो गोली मार लेते हैं या फिर दूसरों को गोलियां मार देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि 46,000 से लेकर 48,000 लोग हर साल अपनी ज़िंदगियों से महरूम होते हैं गन कल्चर की वजह से। तो आपको बता दूं कि सिर्फ 2023 में 46,728 अफराद गन कल्चर की वजह से अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए, यानी गोलियों का शिकार बन गए। और एक अहम बात यह है, सिर्फ ये खुदकुशी करने वालों की तादाद इसमें 27,000 से ज़ायद थी, जबकि कत्ल जो किए गए हैं वो उनकी तादाद 17,000 है। और अमेरिका में गन कल्चर की वजह से हर 11 मिनट में एक शख्स का कत्ल होता है। यस साहब, देखिए ये जो है ना गन लॉबी, गन फेवरेट जो लॉबी हैं, ये ज़माने से जो है ना ये लोग जो है ना कभी भी इस पे बैन होना नहीं चाहते। इसमें बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्व हैं रिपब्लिकन के, इन्हें कई ज़माने से मसला चला आ रहा, लेकिन वो लोग बिल्कुल इस पे पाबंदी लगाने तैयार नहीं है। आपकी जो किराने की दुकान होती है ना यहाँ पे, वैसा वहाँ पे जो है ना गन्स मिलते हैं, कोई भी जाके खरीद सकता है, कोई बच्चा ले सकता है, उसको चला दे सकता है अपनी फैमिली पे। तो इतना बुरा हाल है कि आप उस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और बड़े बड़े लोग इतने बड़े इन्वॉल्व हैं, जो लॉबी है इसकी गन की जो है ना, वो लोग होने नहीं थे, कानून साजी होने नहीं थे। खाली एक 4-6 मर जाते, 8, 10, 15, 20 मर जाते, अफसोस करते, थोड़े कैंडल्स रख देते, फिर जिधर के उधर हो जाते। फिर थोड़े इनके बाद एक वाक़या होता, मासूम बच्चे स्कूलों में जाके जो है ना गन से जो है ना, जैसा इन्हें वीडियो गेम्स होते हैं ना, वैसा जाके गन चला रहे हैं। तो मतलब है कि इनको इतना भी ख्याल नहीं है, जो वहाँ की जो पार्लियामेंट से सियासतदान हैं, कि भाई मासूम बच्चे मासूम ख़त्म हो जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा पाबंदी लगाएं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस करें। बिल्कुल नहीं है, कोई भी जाके गन खरीद सकता है। बिल्कुल आप शोरूम में जाइए, आपको गन ओपन मिलती है, जाके आप खरीद लीजिए, रख लीजिए, किसको भी मार दीजिए, कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, कल्चर वहाँ का वैसा ही है रियाज साहब। उसके लिए मतलब बहुत बड़े पैमाने पर रिवोल्यूशनाइज तरीके से उसको जो है ना कंट्रोल करना पड़ता है। ये लोग नए होने देते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रांग है ये लॉबी, ये गन रखने वालों की लॉबी इतनी स्ट्रांग है, ये लोग कानून बनने नहीं दे रहे हैं। अब से नहीं, कई 100 सालों से ये मसला है वहाँ पे था। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हथियारों की बात है, हम हथियारों के मामले में आप देखेंगे कि अमेरिका जो है आर्म एक्सपोर्टर, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है अमेरिका। और अगर आप दुनिया के बड़े आर्म एक्सपोर्टर्स यानी जो हथियार सप्लाई करते हैं उन ममालिक का जायज़ा लेंगे तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर नज़र आएगा अमेरिका, और अमेरिका के बाद आएगा फ्रांस। लेकिन फ्रांस जो हथियार फ़रोख्त करता है उससे 4 गुना ज़्यादा अमेरिका फ़रोख्त करता है हथियार। तो 1, 2, 3 एंड 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन जो है वो अमेरिका के लिए है समझिए। तो बहरहाल फ्रांस सेकंड पोजीशन पर, रूस थर्ड, चीन फोर्थ और जर्मनी 5वें पोजीशन पर है। और इसराइल भी बहुत ज़्यादा हथियार फरोख्त करने में बदनाम है। वैसे भी नाज़रीन आप देखेंगे कि किस तरह आम एक्सपोर्ट के तौर पर अमेरिका उभरा है। और अमेरिका आप देखेंगे कि दुनिया में जो हथियार एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें 43 एक्सपोर्ट जो है हथियार जो है वो अमेरिका फ़रोख्त करता है, 43%। और ये सारे फरोख्त किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? मासूम लोगों के लिए होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मासूम लोगों की जान वही जाती है, पॉइंट पे है। स्पेशली जो है ना मुस्लिम्स के लिए टारगेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री उठा के, तो ये जो है ना उसका फ़ायदा है इसलिए। और आपको मालूम है जो भी कंट्री से जो है ना इन्हें दोस्ती करना चाहता, पहले मुआहदा उसका ये होता है कि हमारे हथियार इतने खरीदो पहले, चाहे इस्लामिक कंट्री लीजिए, अरब कंट्री लीजिए, पहला मुआहदा ये होता है कि हमारे इतने हथियार खरीद लो। उसके बाद उन्होंने खुश रहते, बहुत खुश रहना, चलो बिल्कुल जो है ना खरीद लिया आप जाना। लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहे बताइए? वो हथियार कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? तुम खुद जाके केमिकल्स हथियार यूज़ करा, इसराइल केमिकल जो है ना फ़लस्तीनियों का लीजिए आप जाना, कैसे डेडली वेपन्स यूज़ हुए। अमेरिका की हथियार हो, कहाँ से आए वो हथियार बताइए? अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्री सब मिलके जो है ना थर्मोबेरिक जो बम है कत्लेआम में, ये सब के सब बराबर के शामिल है। तो इनसे क्या ये तो इंसानियत के खातिर है। इंसानियत की आप इनसे तवक्को क्या रख सकते बताइए? ये तो जो है ना बम डाल के जो है ना मारने वाले लोग हैं, इंसानों को जो है ना, मुसलमानों के कातिल है, सबको मालूम है। लेकिन खाली बड़ी बड़ी बकवा करते हैं, बड़े बड़े ने स्टेज पे लोग तकरीरें करते हैं, वो करते हैं, लेकिन असल में अमली तौर पे कितने लोग जो है ना इनका माइंड देखे कितने जहर भरा हुआ है इनके जहन में, मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के खिलाफ। हर जगह जाइए लोग रोक के, मुसलमान बोलते लोग आ जाते हैं ऊपर ले जाना। तो ये बिक रहे हथियार, कौन खरीद रहा, किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ज़रा उठा के देखिए हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगा। उनको रेवेन्यू तो आ जा रहा ना, बेच रहा उन्हें रेवेन्यू तो आ जा रहा उनको बहुत सारा। उसके बाद कहाँ इस्तेमाल हो रहा बताइए? हथियार कहाँ से किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा, क्या है? दुनिया के तकरीबन जो मामलात है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपस में ये लोग लड़ा रहे हैं, पूरा हथियार वहाँ पे यूज़ हो रहा। चाहे अफ्रीकन कंट्री ले लीजिए, कहीं भी लीजिए, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रहे हैं आपस में, पूरे फैक्शंस है ना, छोटे छोटे सिविल वॉर ले लो आप, कुछ भी ले लो, ये पूरे अमेरिकन हथियार वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये लोग, उनको क्या फ़ायदा है? पैसे आ गए, बिक गए हथियार, ख़त्म हो गया।
इनको इंसानियत के कत्लो आम, इंसानियत से इनको लेना देना कुछ भी नहीं है, गैर इंसानी है लोग जो है ना, यानी जानवर अच्छे हैं इनसे तो जो है ना। और सब मिलके जो है ना, बताइए, सब मिलके यूरोपियन कंट्रीज मिलके जो है ना, अमेरिका, सब मिलके हथियार सप्लाई करते हैं इसराइल को। इसराइल क्या कर रहा है आपको तो मालूम है दुनिया में जाना। तो ये खाली जो है ना, ये आई वॉश के लिए खाली रियासत साहब, मगरमच्छ के आंसू। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूंगा जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हथियारों से दुनिया को किस तरह नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ख़ासतौर पर आलम इस्लाम को और मुस्लिम ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हथियार फ़रोख्त भी करते हैं, ये लड़ाते भी हैं, हथियार फ़रोख्त करते हैं, मिलाते भी हैं, और अपने आप को आलमी अमन का आलम बरदार भी कहलाते हैं। अब अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ कि अफसोस की नहीं बल्कि इंतहाई शर्मनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं, और उस ख़बर का ताल्लुक़ है माह रमज़ानुल मुबारक से। माह रमज़ानुल मुबारक की ठंडी ठंडी हवाएं, उसकी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है, और हो सकता है कि आलम अरब में कल पहले यानी तरावी होगी, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो यानी 19 तारीख को पहला रोज़ा होगा। तो अब देखना यह है कि चाँद वहाँ नज़र आ रहा है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हो सकता है कि आज सऊदी अरब में चाँद नज़र आएगा, और उसके साथ ही कल पहला रोज़ा होगा। 18 तारीख है ना, 18 को पहला रोज़ा होगा, और यहाँ हिंदुस्तान में 19 तारीख को पहला रोज़ा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक रूहानी माह का जो है ना शुरुआत होने वाली है। जी जी। और इस रूहानी महीने में जो आपको मालूम है, कुछ शैतान कंट्रीज है जो लोग अपना अपना जो है ना अमल शुरू कर देते हैं नमाज। जी हाँ, जी हाँ। आप समझते हैं मेरा हाँ, इशारा किस तरफ है जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर पे रमजान के महीने में जो है ना, इन पे इतनी शैतानियत तारी हो जाती है, तो ये लोग जो है ना मुस्लिम वाली को टारगेट करना शुरू कर देते हैं जो है ना। खास अगर देखें, उठा के आप तारीख उठा के देखें, यानी पहले से तैयारी कर ली जाती है कि रमज़ान में मुसलमानों को कैसा टारगेट बनाया जाए, क्योंकि लोग बिजी रहते हैं अपनी इबादत में, अपनी जो है ना अमल में जो है ना, इस्लाम की चीज़ों में। वैसे में लोग जो है ना, रोज़ेदारों के लोग जो है ना मारते हैं हथियार से जो है ना लोग। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है जो है ना। ठीक है, हमारे लिए तो बहुत मुतबरक माह है ये, रूहानी माह है, हमारे लिए फजीलत की जो है ना ये घड़ी है। इसमें जितने हम जो है ना नेकियां करें, वो जो है ना कबूलियत होती हैं, सारी इसकी सारी चीज़ें हैं। मगर दूसरी तरफ जो शैतानी मालिक है, वो लोग शैतानी अपने कारनामे बराबर लोग जो है ना रमज़ान आते शुरू कर देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक आप देखेंगे कि इसके जो 3 अशरे हैं, 3 दहे जो होते हैं, एक तो पहला जो है वो रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा देखिए निजात का है। और ये ऐसे में रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए जो खुशियाँ लाता है, रहमतें लूटने का महीना है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों पर रहम करता है जो उसके बंदों पर रहम करते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। और एक हदीस मुबारक है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, ऊपर वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये जो माह मुबारक है, माह मुक़द्दस है, रमज़ान मुबारक का महीना, आप देखेंगे कि किस तरह लोग रहमतें लूटते हैं, और मसाजिद यानी भर कर यानी फूट कर निकलती हैं। इस कदर लोग आप देखेंगे कि बच्चे भागते हैं, जवान बूढ़े तमाम नमाज़ों के लिए मसाजिद की तरफ दौड़ते हुए नज़र आते हैं। और अगर कहीं पर आपको जमात नहीं मिलती है, तो फिर आप दूसरी मसाजिद का रुख करते हैं कि वहाँ पर जमात मिल जाए। तो किस कदर नूरानी मनाजिर देखने में आते हैं। ऐसा लगता है कि बस शहर हैदराबाद में, सारा आलम इस्लाम में, और ख़ास तौर पर आप हैदराबाद का जो रमज़ान मुबारक होता है उसमें ऐसा लगता है कि नूर ही नूर बिखर रहा है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतरीन अगर कोई मुकाम करार दिया तो वो है बाज़ार, और जो बेहतरीन मुकाम है और पाकीज़ा मुकाम है, मुक़द्दस मुकाम है, वो है मसाजिद, ये करार दिया था आपने। और आप देखेंगे कि किस तरह हमारे बाज़ार भरे रहते हैं। वो ठीक है, आप ख़रीदारी करेंगे, अगर कुर्बत गरीबों की मदद के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। या साहब, यही महीने में सब में ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, और रोज़ा रहते हैं आप खाने के लिए नहीं है रोज़ा। ये रोज़े का मतलब ये कि आप जो है ना, आपको मालूम हो, भूख का एहसास हो, ये होता है। बरखिलाफ़ इसके आप जो है ना सारा वक्त अपना मार्केट में, ख़रीदारी में, गपशप में, खाने में गुजारते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना रमज़ान की रूह के मुनाफी है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कि मसाजिद की जो बात करें आप, साल भर ये होना चाहिए, खाली रमज़ान के महीने में मस्जिद भरे हुए हमको नहीं मिलना चाहिए, साल भर ये चीज़ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम की में, इसकी अहमियत है। क्योंकि भाई खाली रमज़ान ही नहीं है ना, इस्लाम के तो हर महीना मुक़द्दस है, इस्लाम के में तो जो है ना हर दिन मुक़द्दस है, हर पल मुक़द्दस है। तो खाली रमज़ान में क्यों जो है ना मसाजिद भर जाती हैं?
ये सवाल है ना। लेकिन सिद्दीक साहब एक बात देखेंगे कि अगर रमज़ान की तरह मसाजिद हमेशा भर जाने लगी तो यकीन मानिए मुसलमानों के जो मसाइल है वो तमाम मसाइल अब आसानी हल हो सकते हैं। जी हाँ। यहाँ तक कि जो आलमी सतह पे हो या हिंदुस्तान में जो मुस्लिम दुश्मनी की एक लहर चल रही है वो भी ख़त्म हो सकती है। और यकीन मानिए कि जो रोब और दबदबा पैदा होगा उस पर आप यकीन नहीं कर सकेंगे, उस कदर रोब और दबदबा पैदा होगा अगर लोग हर रोज़ मसाजिद को उसी तरह मसाजिद की तरफ दौड़ पड़ेंगे जिस तरह माह रमज़ान मुबारक में दौड़ पड़ते हैं। हर और लोग जिस तरह खैर खैरात करते हैं आम तौर पर भी वो खैर खैरात करेंगे तो उसी तरह देखेंगे आप किस कदर ये मकबूलियत हासिल करेंगे। लोग हैरान होंगे और आप तो बता दें कि हमारे जो आबनाए वतन है वो खुद मुतासिर होंगे कि ये मुसलमान तो खैरात करने वाले होते हैं, मुसलमान तो रहम करने वाले होते हैं, मुसलमान तो यानी ईसार वो कुर्बानी का दर्ज देने वाले होते हैं, उखवत का वो भाईचारगी का पैगाम देने वाले होते हैं। मज़हब देखिए इस्लाम खुद है इज्तिमाइयत, इज्तिमाइयत नाम है इसका। इज्तिमाइयत को बराबर जो है ना, अभी बाजमात नमाज पढ़ते हैं क्या है, इज्तिमाइयत को जो है ना, इन्हें कलेक्टिविज्म कलेक्टिविटी को जो है ना बहुत अहमियत दी गई, इज्तिमाइयत को, इज्तिमाइयत को बहुत अहमियत दी गई है ताकि इसका असर जो है ना दूसरों पे भी पड़ सके, दूसरे अट्रैक्ट हो सके, राग़िब हो गए और रोब दबदबा कायम हो दूसरे अक़वाम के ऊपर, वो लोग भी आपकी तरफ आएँ। ये नहीं कि डर खौफ के लिए नहीं, आपकी इन्हें इत्तेहाद वगैरह देख के आपकी तरफ आए, वो एक दावत है किस्म की अगर देखा जाए तो ऐसे में जो है ना आप ऐसे अमल करें ताकि लोग जो है ना गैर कौम के लोग भी मुतासिर हों आपसे, इन्हें लोग दूर नहीं भागे, मुतासिर हो क्या है करीब आप अखलाक से भी करिए। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना अखलाक है, अखलाक का ऐसा मुजाहरा करें आप जो है ना, मोहब्बत ईसार ऐसा करें वो महीने में ख़ास तौर पर कि लोग मुतासिर हो कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है जो है ना, बजाय जो है ना डिसिप्लिन कायम रखें आप जो है ना, ये सब सड़कों के दोनों जानिब पर जरा खुला रखें, सड़कें खुली रखें, बिल्कुल जो है ना खुली रखें, करें दूसरों को मौका दें। ये नहीं कि आप ही का मजहब है, आपका ही छाखा है, ऐसा नहीं है, हर एक को मौका दें आप जो है ना। नहीं एक बात है सिद्दीक साहब, देखिए जहाँ तक माह रमज़ान मुबारक का मौका है का सवाल है, आप देखेंगे इस माह में जो मुसलमान हैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को मदऊ करते हैं, इफ्तार के मौके पर मदऊ करते हैं, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि दावतों में बुलाते हैं, उन्हें दीन इस्लाम की जो दावत है वो देते हैं और देना चाहिए। आप देखिए लिटरेचर है आपके पास अच्छा खासा माशाल्लाह से, कुरान मजीद के नुस्खे हैं, तेलुगु में हैं, अंग्रेज़ी ज़बानों में हैं, वो आप अपने जो गैर मुस्लिम दोस्त होते हैं उन्हें दे सकते हैं ताकि उनमें जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। हाँ बिल्कुल, यानी ये देखिए रियाज साहब, ये सियासी नहीं होना चाहिए, ये खाली दिखावे के लिए नहीं, मतलब है कि आप खरीद कर सकते हैं। आपके पास जैसा कि आपने कहा कि इतनी बेहतरीन लिटरेचर है, आप दें उनको, अपनी दावत दें, दीन के बारे में बताएं, आप कई चीज़ें बताएं। देखिए लोग कैसा करीब आते हैं जो है ना आपके तरफ जो है ना, जब आते हैं लोग जो है ना मुफ्त में लिटरेचर बांटिए, कुरान है, कुरान तकसीम कीजिए, उनको बताइए इस्लाम ये मज़हब होता है। एक बेहतरीन जो है ना, मतलब एक ऐसा मौका है कि आप उनको बहुत करीब कर सकते हैं। आप अपने जो है ना, आप अपनी इन्हें हरकतें अपने अमाल के ज़रिए से आपके जो आप जो भी कर रहे हैं आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो है ना बेहतरीन मौका है, उनको जो है ना दूर मत करिए, करीब लाइए। कम से कम साल में एक महीना ऐसा है जहाँ पे आप बेहतरीन अपने आप का मुजाहरा डिसिप्लिन बता के उनको आप करीब कर सकते हैं। बताइए आप कितनी बेहतरीन चीज़ है इस्लाम के लिए, बताइए आप जाना। ये नहीं मतलब है कि खाली दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब है खाली शोबिदेबाजी के लिए नहीं होना चाहिए, खाली इन्हें कैमरे के लिए, इन्हें अखबारों के लिए जीनत नहीं बनना चाहिए। ये जो होते हैं जो भी इफ्तार पार्टियाँ वगैरह, इससे जो है ना आप दूसरों को जो है ना गैर मुस्लिम को उनको करीब करिए इससे जो है ना। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हमारे पास यानी शहर हैदराबाद में कई ऐसी तंजीमें हैं, कई ऐसे इदारे हैं जो आप देखेंगे कि रमज़ान किट तकसीम करते हैं और कई ऐसे अफराद हैं जो रमज़ान किट तकसीम करते हैं, ज़कात तकसीम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है उनमें से कई ऐसे होते हैं जो ज़कात की साड़ियों को जो है वो कलर लगा कर देते हैं। कितनी शर्म की बात है। आपको अपने साइल को वही देना चाहिए, यानी अपने गरीब भाई को वही देना चाहिए जो आप पहनते हैं, वरना आप सस्ती चीज़ें ला कर देंगे और आप महंगी चीज़ें पहन देंगे तो ये सवाब के बजाय अजाब की शक्ल में जाहिर होगा। उसी तरह आप देखिए तशहीर, किसी को रमज़ान किट देते हैं तो फ़ोटोज़ लेते हैं। अरे मेरे भाई ये नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। ये सिर्फ अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह के राज़ी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए कीजिए। जो रियाकारी होती है वो डेंजर होती है। इन्हें हमारे पास हुक्म है कि दूसरे हाथ को पता ना चले, आप एक हाथ से तो इतनी जो है ना पाबंदी, इतनी सख्ती हमारे पास कही गई इसके बारे में। उल्टा आप जो है ना तशहीर के लिए आप हर काम कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है ये बताइए, उसका मकसद क्या है, उसकी रूह क्या है बताइए। जी बहुत बुरी बात है ना, बहुत बुरी बात है। ये एक्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, कोई जगह नहीं है इस्लाम में इस किस्म की जो है दिखावा रियाकारी के लिए कोई जगह नहीं है। आपको जो है ना जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल खामोशी से करिए, तो अल्लाह ताला देखने वाला है, वो बराबर आपको उसका अजर देगा। आप बताने के लिए कैमरों के सामने ठहर के, फ़ोटों के सामने करके मार्केटिंग कर रहे हैं आप,
ये बहुत बुरी बात है रियाज साहब। जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक रमज़ान मुबारक का सवाल है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तमाम को सही सलामती के साथ और पूरी खुशहाली के साथ रमज़ान में दाखिल करें, रमज़ान मुबारक में दाखिल करें। अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें पूरे यानी सुकून के साथ, पूरे खुशनसीबी के साथ रमज़ान में दाखिल होने का, रमज़ान शरीफ में दाखिल होने का मौका अता फरमाए, ये दुआ करें। क्योंकि रमज़ान में दाखिल होते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के तमाम बरक़ात फ़यूज़ जो हैं वो हमें अता करेगा। अल्लाह ताला हमारे नेकियों में इजाफ़ा करेगा, हमारे दर्जात बुलंद करेगा और हमारे मुल्क में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी रियासत में खुशहाली लाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह यही हमारे को तौक़्क़ो है, दुआएं। तो रियाज साहब थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं। मैं जैसे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आसाम का सीएम जो पागल है, मुसलमानों के खिलाफ बकते रहता है, तो आपको मालूम है उसकी अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते। तो ये बताइए मेरे को कि हाई कोर्ट के हर फैसला मुतनाज़ा नहीं हुए, कई फैसले से मुतनाज़ा होते हैं हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं एग्जांपल लेता हूं। नहीं देखिए, ऐसी बातें हैं जहाँ पर बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें हैं, अक्सर माहिरीन क़ानून का ये कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें हैं, अगर वहाँ बीजेपी कायदीन के ख़िलाफ़ अगर आप मुकदमा दर्ज करते हैं, इवन वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़, वहाँ की हुकूमतों के ख़िलाफ़ या मोदी के ख़िलाफ़ भी, या नरेंद्र मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर जो फैसले आते हैं वो प्रो बीजेपी आते हैं। ये माहिरीन कानून कहते हैं, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, फिर भी हम माहिरीन कानून का हवाला तो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें हैं, वहाँ की हाई कोर्ट्स में अगर मसाजिद का कभी अगर मुकदमा दायर करेंगे तो फिर वहाँ पर भी मसाजिद के खिलाफ फैसले आते हैं। ये भी मुसल्लिमा हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माहिरीन कानून ये भी कहते हैं। और एक अहम बात बताता हूँ, जो अगर बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में अगर अपोजिशन कायदीन के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाते हैं तो अपोजिशन कायदीन के खिलाफ मुकदमात के फैसले आते हैं। ये भी एक तल्ख हकीकत है। अब हमारे जो चीफ जस्टिस कहते हैं, सब लोगों ने चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया है। उनसे कहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में अगर मुकदमात दायर किए जाते हैं तो वो मुकदमात नल एंड वाइट कर दिए जाते हैं, कालादम करार दिए जाते हैं, दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं, खारिज कर दी जाती हैं। ये कहा है और कहा कि आप किस तरह कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज उम्मीद की किरण अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। हिंदुस्तान को अगर कोई बचा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट है, ये कहा गया है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस इस तरह की हरकत यानी रिमार्क करते हैं। मैं समझता हूं कि ये कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। ये देखिए रियाज साहब, उनको कोई हक नहीं बचता, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एप्लीकेशन आता है, इन्हें माहिर कानून बेवकूफ़ है, वो लोग क्यों तुम्हारे पास आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेके क्यों आ रहे हैं? कुछ ना कुछ रीजन होगा ना। अभी आप देखिए, अभिषेक मनु संघवी जो है, उन्होंने कई कवायद का जिक्र किया, कहा कि अगर आप कबूल नहीं करते तो फिर ये जो कवायद हैं, जवाबित हैं, उसमें तरमीम कर दीजिए, उसे बदल दीजिए। बिल्कुल, इन्हें कुछ ना कुछ रीजन होगा ना रियाज साहब। जो हाई कोर्ट को नहीं जा रहे हैं, जाके आपके पास आ रहे हैं, आपके पास जो है ना दरखास्त दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, उनको समझना चाहिए। आप उल्टा के जो है ना रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि नहीं वो हाई कोर्ट को जाइए, मेरे पास मत आइए, क्या मतलब है? समझ से बाहर है। माहिरीन कानून कपिल सिब्बल है, बड़े बड़े लोग हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल सकता, बीजेपी रियासतों में इंसाफ नहीं मिल सकता हाई कोर्ट से, इसलिए आपके पास आ रहे हैं। और आप उनको झटक के बोलते हैं नहीं जाइए, उला किस काम के, उलगाओं को दियो, काबिल है। अच्छा, दूसरी चीजों को तो आप एक्सेप्ट कर लेते, दूसरे कई अर्जियां हैं, आप उनको भी बोलना, इसी रिजेक्ट करना था। अजी भाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हिमंता जो बिस्वा शर्मा है, बकवास कर रहा है, भोंक रहा है, और तुम हाईकोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, सो मोटो एक्शन नहीं ले सकता? उन्होंने ये सवाल किया। बिल्कुल, ऑलरेडी पहले से कानून मौजूद है रियाज साहब। ये लोग जिस किस्म का जो जहर फैलाते हैं, कानून मौजूद है। जी जी। और वो खुद सीएम खुद कर रहा है, तो बताइए, तो सीएम खुद ये जो है ना जहर फैला रहा, बकवास कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है सुमोटो एक्शन लेके जो है ना उसको पाबंदी लगाए उसको। जी जी। उल्टा आप जो है ना रिजेक्ट करके आप जो है ना हाई कोर्ट्स को भेज रहे हैं, बोले नहीं हाई कोर्ट में जाइए आप। यानी कितनी नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें बताइए आप। जाना कोई आता है आपके पास तो आप जो है ना उसको बोलते हैं नहीं हमारे पास मत आओ, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे लीगल कानून के एक्सपर्ट्स है, माहिरीन, उनको मालूम है कौन सी अर्जी कहाँ पे दाखिल करना, क्या है, सारी चीजें मालूम है। तो ये बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता रियाज साहब, जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सारा हिंदुस्तान इत्तेफाक नहीं कर रहा है। बिल्कुल 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 गलत है ये, जो है ना जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या रीजन है मालूम करना चाहिए कि क्यों नहीं जा रहे हैं लोग हाई कोर्ट्स को, क्या रीजन है वो मालूम करना चाहिए। बजाय उसके बगैर सोचे समझे, बगैर हियरिंग के समात के आप जो है ना बोलते नहीं जाइए मत आइए यहाँ पे, क्या मतलब है इसका?
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलिए चलते हैं हम। आज खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है उससे मुतालिक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को हमले की धमकियां दे रहे हैं, सख्त कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ईरान माहिदा कर लेगा। शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अमेरिकी सदर ये क्यों नहीं सोचते, पहले आप तो धमकियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ और मुज़ाकरात एक साथ हो सकते हैं? सवाल ही नहीं है। और ये आप जो है ना बंदूक की नोक पे आप बोल रहे हैं कि ये मान नहीं बोले तो हो सकता है। ईरान बोले नहीं, सवाल ही नहीं है, तुम ये हटाओ, पहले हथियार हटाओ, सब हटाओ, फिर बाद में बात करेंगे। अभी मालूम हुआ कि जेनेवा में बातचीट चल रही है अभी भी जो है ना न्यूक्लियर उस पर, लेकिन अमेरिका की दोगली जो पॉलिसी है, बदमाशी जो है ये, अरे इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करो मेरे भाई, वो छोड़ दे के थर्मोबैरिक बम इस्तेमाल कर रहा है फलस्तीनियों के खिलाफ, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। पूरे बमों का उन्हें जो है ना एक्सपेरिमेंट कर लिया जो है ना नहते मुसलमानों पे, फलस्तीनियों पे, आप बताइए जो है ना, और उसको डरा रहा है कि तू जो है ना खाली जो है ना मिलिट्री के जो है ना वारशिप भेजते जा रहा गल्फ में जो है ना, जी हाँ, भेजते जा रहा अरे क्या बुरा एक मंसूबे के तहत भेज रहा है वो, वही मालूम मेरे को। तो अब वो ये नहीं बताने के लिए देख करता नहीं, इसको मारो, देखिए आप कैसा होता बताइए जाना, फिर तो बड़ा मुज़ाकरात करो। और यकीन मानिए आने वाले दिन पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए खतरनाक साबित होंगे। अमेरिका जो उतार रहा है बहुत सोच समझ कर वहाँ पर फौजी अड्डे कायम कर रहा है, अपने बहरी बेड़े उतार रहा है। अब आपको बता दूं कि जो नई ताज़ा खबर आई है वो खबर ये है कि अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा जो है वो ईरान के साहिल से 240 किलोमीटर के करीब पहुँच गया है। और भी दूर है, 240 किलोमीटर के दूर है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एक धमकी दे रहा है कि और एक बहरी बेड़ा भेजने वाला हूं मैं। अरे भाई तुम क्यों भेजते हैं बहरी बेड़ा, तुम्हारी को जरूरत क्या है? तुम अपने घर में देखो, गन कल्चर पर काबू पाओ। अरे साहब ये बताइए पहले कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, तू इतने बड़े बड़े वॉरशिप भेज रहा है, कौन है लड़ने वाला तेरे से, कौन तेरा मुकाबला करेगा? अरे जरा झांक के देख अपने गिरेबा में, तो वहाँ पे क्या चल रहा है तू, और क्या हरकतें कर रहा है तू। इसराइल को तो कंट्रोल कर, पहले उसकी लगाम तो थाम तू। अरे दल्लाली हो रही है भाई वहाँ पर, जो है ना वहाँ जाके हथियार भेज रहा, वो भेज रहा, लड़कियों का गोश्त खाया जा रहा है। बिल्कुल जो है ना इंसानों का गोश्त खाना, आदमखोर बन गए लोग जो है ना, यानी जाके आइलैंड्स पे आदमखोर बन के गोश्त भून के, अरे यशी कर रहे हैं, इतनी दलाली कर रहे हैं, बदतरीन इनकी मिसाल है। और तू बात कर रहा है जाना, और आखिर में होगा क्या? देखिए रियाज साहब, ये जो भेज रहा ना ये जंगी जहाज, होगा क्या आखिर में? जहां जहां वो कंट्री में रहेंगे उनको बोलेगा खर्चा तुम बर्दाश्त करो। वही करेगा। हाँ। मेरे पास नहीं है पैसे, तुम लाए क्यों? किसने बुलाया तुम्हें? मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा हूं, लिहाजा पैसे तुम दो, ये करने वाला। और आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी ये हिंदुस्तान में जब कब्जा किया था 200 साल तक ये काबिज रहे थे। और आपको बता दूं जितनी देसी रियासतें थी, खुद हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की या निज़ाम जो सल्तनत थी, आसिफ जाही सल्तनत थी, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने। बिल्कुल जो है ना इनकी पॉलिसी वही है, सेम अंग्रेजों की पॉलिसी कि भाई डिवाइड एंड रूल, हम डिफेंड करते हैं, तुम लोग पैसे दे दो हमारे को, तुम पे लड़ते खामखा के, हम लोग करते हैं। तो यही पॉलिसी है। बोले मैं जंगी जहाज भेज रहा हूँ, देखो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम इसका खर्चा तुम बर्दाश्त करना। वो कहेगा गल्फ कंट्रीज को, अब मैं तुम्हारे एरिया में है, चलो तुम इसका आधा खर्चा, मैं आधा, ऐसी बात चलने वाली है। अगर आप आए क्यों भाई, बिन बुलाए, अपने मकासद की, नापाक मकासद की और अज़ाइम की तकमील के लिए वो ये कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना। अरे क्या तो यानी चलो भाई ईरान मिसाइल दागा या कुछ बोला, उन्हें धमकी दिया, कुछ भी नहीं, उन्हें सिंपल बोला के भी बातचीत करो, मैं बात करने तैयार हूँ, रेडी हूँ तुम्हारे साथ बैठ के। तू बंदो बता के बोला के मानता नहीं मानता तू बोल के, ऐसा तो कहीं हो सकता है? ऐसा बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं। एक तरफ बंदूक बता रहे हैं, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, ये गलत है। मुज़ाकरात और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। सवाल ही नहीं है बिल्कुल जो है ना। अमन की बात करें तो अमन की बात कर, दहशतगर्दी की बात नहीं करनी चाहिए। अरे ठीक है भाई, तेरे पास इतना पावरफुल कंट्री है, तो कितनी देर लगती है आने के लिए, हथियार वहां से लाने के लिए? ऑलरेडी ला लेके जो है ना पूरा जो है ना वॉरशिप्स ला लेके बोला कि नहीं चलो बात करो, क्या मतलब है? यानी कितनी जो है ना, यानी उसकी दिमाग की हालत देखिए उस शख्स की, कैसी हरकतें कर रहा है जो है ना। अरे दूसरे चीज़ों में देखिए जाना, वो टैरिफ लगा के दुनिया भर के जो है ना मसले मसाइल, दुनिया को पूरी डिस्टर्ब करके रखा है शख्स। रियाज साहब बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि एक बरतानवी नशियाती इदारा है, उसने दावा किया है कि अमेरिका ने इतनी इस कदर तैयारियां कर ली है ईरान के ख़िलाफ़ कि एक दिन में ईरान पर 800 फ़िज़ाई हमले कर सकता है अमेरिका। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़िज़ाई हमले एक दिन में 800 कर सकता है, तो ईरान का क्या हाल होगा। लेकिन याद रखिए वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और अमेरिका लाख अज़ाइम बुलंद कर ले, लाख मनसूबे बना ले, वो तमाम मनसूबे कुदरत को जब जोश आएगा तो खाक में मिल जाएंगे। ये सब कुछ होने वाला नहीं है रियाज साहब, ये सब धमकियां हैं, कुछ भी नहीं होगा जो है ना। और वो मालूम है उसको जो है ना कि ईरान कोई ऐसा वेनेजुएला नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाए पकड़ के बैठ गए, सदर को ले लिए उसको जाके, वो नहीं है, वो वेनेजुएला नहीं है। वो इसराइल भी डरा हुआ है, अमेरिका डरा हुआ है, सब डरे हुए से, इसलिए तो तुम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं ना। अरे कुछ करा तो गड़बड़ी करेंगे आपको जो है ना। देखिए पहले तो वो इश्तियालंगेजी करने का मौका देगा नहीं, ईरान आपको देगा ही नहीं, मौका ही नहीं देगा आपको इश्तियालंगेजी करके। बहुत ही सब्र से, बहुत ही अज़्म से जो है ना, सुकून से, पुरसुकून अंदाज में लोग
बातचीत जारी है उनकी जो है ना, उनकी मिलिट्री अपनी जगह है, वो लोग तैयारी अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इश्तियाल अंगेजी दिख रही है आपको कहीं भी वो करता हुआ नजर आ रहा है? आपको नहीं कर रहा, बिल्कुल अमेरिका कर रहा है इश्तियाल अंगेजी जो है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और वैसे भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान के साथ मुज़ाकरात में बिल वास्ता यानी इनडायरेक्टली शामिल रहूँगा। अरे आप क्यों रहेंगे भैया, आपका क्या है, क्या मफादात है आपके? आपको सिर्फ इसराइल उकसा रहा है। और ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है इराक़ यानी अब्बास अराक़ची, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इसराइल उकसा रहा है अमेरिका को। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। आगे आगे ना क्यों मिलता जाके जो है ना, खस्साब जो है नेतन्याहू क्यों मिलता रहा, बार बार जाके उससे गले मिलता हो करता, उसको बोल रहा, उकसा रहा उसको, अरे जल्दी अटैक कर, जल्दी अटैक कर तू जाके उसके ऊपर, इससे पहले कि न्यूक्लियर तू बना ले, उन्हें अटैक कर जाके जाना, उकसा रहा है। यानी सारे मिडिल ईस्ट का अमन धर्म होकर रह गया। अरे मेरे भाई, गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया खसाई ने। 61 मिलियन टन मलबे के ढेर है वहां पर। अब जाके जो है ना बड़ी पीस बोट की जो है ना, कहीं का पीस बोट, कहाँ का पीस बोट मेरे भाई, वहाँ तबाही बर्बादी लाने की बात कर रहे हैं। और गजा को तो उन्हें अपने सरकारी मिल्कियत करार दिया है। बिल्कुल जो है ना, वहाँ पीस बोट बना रहा करते, वो भी कैसे लोगों को शामिल करा पीस बोट में जो है ना। अरे झूठों को शामिल कर रहा है, बोले टोनी ब्लेयर सबसे बड़ा मुसल्लिमा झूठा, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब है वो। सब में ज्यादा जो है ना बदतरीन शख्स वही है जो मिडिल ईस्ट में जो जंग में ढकेला मिडिल ईस्ट को पूरा, उन्हीं वही शख्स है जो है ना, इराक को जो तबाह बर्बाद, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करा, टोनी ब्लेयर है। जी जी जी। और अच्छा उन्हें भी एक्सेप्ट करता, अरे नहीं हमसे गलती होगी, कुछ भी नहीं थे, झूठे को शामिल ही नहीं करना चाहिए उसको तो जो है ना, उसको तो ऐसी सजा देना चाहिए बदमाश को जो है ना, कि कितने लोगों की जाने तल्फ ही बताइए आप जो है ना, कितने लाखों भाई, लाखों में मरवा दिया जो है ना। अरे आलम इस्लाम में अब इराक देखिए, अफगानिस्तान देखिए, इराक को देखिए, उसके बाद यमन को देखिए, उसके बाद शाम को देखिए, उसके बाद लेबनान को देखिए, लीबिया को देखिए, और आप सूडान को देखिए, उसके बाद सूडान को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जनूबी सूडान, और भैया सोमालिया को देखिए, सोमालिया आइलैंड को वो भी तकसीम कर दिया गया है। ये जानबूझकर किया जा रहा है। और उसका बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा वर्ड, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या है ये? कुछ भी नहीं इससे। अरे तुम्हारे पास है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और दूसरी बात, इसराइल ने जिस तरह थर्मोबेरिक बम इस्तेमाल किए हैं वो अमेरिका ने सप्लाई किया था, अमेरिका को भी शरीक मुजरिम करार देना चाहिए। कुछ भी नहीं रियाज साहब। 45 साल से ईरान पर आप पाबंदी आयद कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते? क्या इसराइल पर अमेरिका पाबंदी आयद नहीं कर सकता? कुछ भी एक केमिकल नहीं निकला, जो बोला सद्दाम हुसैन को इराक बोला, कुछ भी केमिकल्स ने कैसे झूठे इल्जाम लगा के अटैक करे, देखिए। अरे इसराइल की मां पर भी किए गए जनाब। आपको बता दूं कि सद्दाम बहुत बड़ा खतरा बन रहे थे इसराइल के लिए, और इनकी हुकूमत बहुत बड़ा खतरा बन रही थी इसराइल के लिए। और अब आप देखेंगे कि जब सद्दाम का तख्ता उल्टा गया, सद्दाम को शहीद किया गया, उसके बाद के इराक, आज देखिए हालत क्या अच्छी है इराक की, वहां पर आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि उस वक्त मोसाद को पूरे इराक में उतार दिया गया, और वहां आप देखेंगे कि चुन चुनकर जो जौहरी साइंसदान थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्हें शहीद किया गया। जो टॉप के डॉक्टर्स थे उन्हें शहीद किया गया। जो इंटेलेक्चुअल तबका था उसे पूरी तरह सफाया कर दिया गया। यानी इल्म और हुनर का नाम मिटा दिया गया, उसी तरह जिस तरह चंगेज खान के जमाने में मिटाया गया था दारुल हिकमा का। जी हाँ, बिल्कुल। एक ही मकसद है साहब इनका, देखिए कि डिस्टेबलाइज, गैर मुस्तहकम करो, अटैक करो, गैर मुस्तहकम करो, इनको अनारकी में छोड़ दो, अपनी हालत पे छोड़ दो, आ जाओ खामोशी से, खुद बखुद लड़ लेते आपस में, और अपने से मदद लेते, अपने से हथियार लेते, और जो है ना, और कैसे कैसे धमकियां देता था, याद है ना आपको जो है ना, कोलिन पॉल क्या बोलता था कि तुम लोग अगर शामिल हो हमारे साथ, अदरवाइज जो है ना, एक ही 2 ही वर्ड बोलता था, याद है ना आपको, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल हो जाओ, अदरवाइज जो है ना मैं स्टोन एज में ला दूंगा तुम्हारे को। याद है आपको वर्ड, स्टोन एज की, पत्थर के दौर में मैं तुमको शामिल कर दूं अगर तुम मेरे साथ नहीं देंगे। क्या हुआ? साथ दिए तो क्या हशर करा, देखे ना। जी जी जी, इस्लामिक कंट्रीज का, मुस्लिम। लेकिन यकीन मानिए जो हशर अफगानियों ने किया है, तालिबान ने किया है, अमेरिका को जलील और रुस्वार करके रख दिया है। और आपको बता दूं कि जलील, इतना जलील किया कि सुपर पावर का वो अपने जोम में मुब्तला था। लेकिन आप देखेंगे क्या है, वो उसके ऐसे पैरों तले जमीन निकल खिसक गई अमेरिका की, और अमेरिका पैरों तले पैर दबाते हुए वहां से भाग निकला। या साहब, यहाँ पे हथियार ने अज़म, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और तालिबान ने वो दिखाया। वही है जाना, आज भी हमास से लोग मेरे ख्याल से नींद में कांपते होंगे डर के, आज भी। हाँ, क्या हमास के लोग खत्म कर, लेकिन आज भी ये लोग जो है ना, इसराइल, अमेरिका, आज भी जो है ना डरते हैं लोग जाना, मालूम आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, हिम्मत नहीं है इनमें, खाली फेस टू फेस लड़ने की हिम्मत नहीं है ना, बम डालो, ऊपर से मारो, चले जाओ, खत्म। अरे दम है तो फेस टू फेस लड़िए आप, मालूम होगा। अजी अहमद शाह मसूद के दौर में जब रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, अमेरिका उसमें मुजाहिदीन को, अमेरिका मुजाहिदीन की मदद करता है, यानी अपने मफादात की, मुजाहिदीन की नहीं, रूस को तबाह करना अमेरिका का मकसद था। उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका का जब गोरबाचोव जो आखिरी हुक्मरान साबित हुए रूस के, यानी रूस का शिराजा, सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर गया था। और आप देखेंगे कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी हो सकता है कि अमेरिका के लिए गोरबाचोव साबित होगा, अमेरिका का गोरबाचोव साबित होगा। एक टाइम आएगा हिस्से बकरे हो जाएंगे उसके भी, जो है ना ऐसे करने वाला है।
जी, जी। यानी इसकी पॉलिसीज ऐसे हैं कि जो है ना ये ऐसा दिख रहा कि ये मुत्तहिद रखने वाला नहीं है। यूएसए जाके कुछ और हो जाएगा, बिखरेगा, बिखरेगा। बिखर जाएगा। हरकतें उसकी ऐसी है कि सारी दुनिया डिस्टेबलाइज, सारे लोग परेशान होकर अरे मेरे भाई, ना दोस्त को छोड़ा ना दुश्मन को छोड़ा है, सिवाय इसराइल के। नाटो यूरोप तो तेरा खास दोस्त है ना, वो लोगों को परेशान करके रखा तुझे ना। वो कनाडा वो दोस्त है, उसको बोला नहीं ये भी हमारा है बोलता तू। तो सिद्दीक साहब, मैं अहमद शाह मसूद की बात कर रहा था। वादी पंजशीर अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था, उस वक्त अहमद शाह मसूद ने वादी पंजशीर को रूसी फौज का कब्रिस्तान बना दिया था। उसके बाद आप देखेंगे तालिबान आते हैं, तालिबान ने तोरा बोरा जैसे इलाकों को अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बना दिया। और हद तो ये है, अमरीकी डरपूक जो फौज थी और इस कदर नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो गई थी कि वो अगर रात में बाहर भी निकलते तो पैम्पर बनकर निकलते। जी हाँ, इतने डर खौफ में मुब्तला थे, यानी इनकी पैंटें गीली हो जाती थी। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, ये बहुत, ये देखिए ये तो बहुत आसान है ना सब। आप जो है ना ऊपर से बम बरसा रहे हैं, वो कर रहे हैं, करें फेस टू फेस लड़ो, आप मालूम होता कितनी जान है किस में पता चलेगा। जी जी। आप खाली डिपेंड किस पे बोले तो एडवांस आपके पास हथियार है, उस पर डिपेंड है आप जो है ना। और वो लोग मालूम है, वो लोग लॉन्ग वार के लिए बहुत बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है। गुरिल्ला वार जो थी, गुरिल्ला वार, छापामार जो थी ना, वो उसके लिए बहुत एक्सपर्ट है। वहाँ डरते नहीं, वो जान यानी कई बरसों से लड़ रहे हैं लोग। आपकी इत्तला के लिए कई बरसों से लड़ते आए मालूम। एक ज़माने में नेपोलियन के दौर के बाद से ब्रिटिश की भी जब मालूम है, अफगान 2 जंगें हुई थी ब्रिटिश के पीरियड में, जब ब्रिटिश हुकूमत थी, जब वहाँ पर भी ये लोग डिफीट दिए थे अफगानिया वहाँ पे, मालूम है आपको, हिस्ट्री उठा के देखिए। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं, और वो खबर का ताल्लुक है सुपरस्टार सलमान खान के वालिद सलीम खान के बारे में। सलीम खान बीमार है, उन्हें ICU में शरीक कर दिया गया है, लीलावती हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। और आपको ये बता दें कि सलमान खान फौरी अपने वालिद की अयादत के लिए पहुँचे और बहुत देर तक वहाँ रहे, उसके बाद वो वापस हुए। वैसे भी सारा ख़ानदान सलमान खान का वहीं पर है। अब देखना यह है कि ICU से कब उन्हें निकाला जाता है। वैसे भी उनकी उम्र 90 साल से ज़ायद हो चुकी है। और आप देखेंगे कि सलीम जावेद एक दौर में ऐसा नाम था, यानी 2 सलीम, जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी, जो फिल्मी कहानियाँ ख़ास तौर पर अमिताभ बच्चन की जो फिल्में होती थी, शोले हो या फिर आप देखेंगे मिस यानी जंजीर है, और या फिर आप देखेंगे हाथी मेरे साथी, दीवार, ये सब ये दोनों मिलकर लिखा करते थे। और यहाँ तक कि मिस्टर इंडिया की भी स्टोरी, अनिल कपूर की जो फिल्म है, उसकी स्टोरी भी सलीम जावेद ने लिखी थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर रही, लेकिन एक अहम खबर है, और ये खबर सुनाते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुँचाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी क्रिकेट को वक़ार बख्शने वाले, एहतराम बख्शने वाले और बुलंदियों पर पहुँचाने वाली शख्सियत का नाम है इमरान खान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कपिल देव और सुनील गावस्कर कहते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि कपिल और सुनील गावस्कर के साथ साथ माजी के जो कैप्टन्स थे, ग्रेग चैपल जैसे लोग, डेविड गोवर जैसे लोग और सर क्लाइव लाइट जैसे लोग, उन्होंने शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक लेटर लिखा और कहा कि इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, इंसानी सलूक रवा रखा जाए, फेयर एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाए उनके साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि यानी क्रॉस बॉर्डर जो आप सॉलिडारिटी रहेंगी, उसका कहता बेहतरीन मुजाहरा इन लोगों ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स स्पिरिट कहते हैं रियाज साहब इसको। तो ये जो है ना, एक इतना बड़ा जो है ना लेजेंड है, उसके साथ जो है ना ये लोग इंसाफ करने की अपील कर रहे हैं लोग जो है ना। बहुत बड़ी बात है, इंसानी बुनियादों पे लोग कर रहे हैं जो है ना। वहाँ पे कोई मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, कंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो है ना बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार था वो किसी ज़माने का जो है ना, वर्ल्ड कप दिलाया पाकिस्तान को 1992 का। तो इंसाफ जो है ना दिलाने के लिए लोग बात कर रहे हैं जो है ना, बहुत अच्छी बात है। यानी 9 साल बाद इंडिया ने 1983 में जीता था, फिर 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। तो बहरहाल इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।